नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान भाग 1 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम जिस महिला रचनाकार के बारे में विस्तार से जानेंगे, आज उनकी जन्म तिथि भी है। हिंदी की प्रख्यात राष्ट्रीय चेतना से युक्त कवित्री, एक सजग कहानीकार, स्वाधीनता संग्राम की सेनानी, लक्ष्मी स्वरूपा, स्वतंत्र कोकिला इत्यादि नामों से पुकारी जाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में नाग पंचमी पर्व के दिन इलाहाबाद के समीपस्थ निहालपुर गांव में जमींदार ठाकुर रामनाथ सिंह के घर पे हुआ था। ये 4 बहनें और 2 भाई थे। इलाहाबाद क्रास्टविन गर्ल्स स्कूल में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा अधूरी ही रह गई। सन 1921 में गांधी जी के प्रभाव से आंदोलन में भाग लेने वाली ये पहली महिला थीं। ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलनों में ये अपने पति के साथ सहयोग करती थीं और इसलिए 2 बार जेल भी गईं। इन्होंने राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत कविताएं जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, मातृ मंदिर में, जलियांवाला बाग में बसंत इत्यादि का सृजन कर तदयुगीन समाज में जनता को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित किया। इनकी जीवनी इनकी सुपुत्री सुधा चौहान ने हंस प्रकाशन इलाहाबाद से मिला तेज से तेज शीर्षक से प्रकाशित की है। सन 1923 में भारतीय राजनीतिक परिवेश में उठापटक का वातावरण था। साहित्य इससे पूरी तरह से अछूता नहीं था। तदयुगीन सामाजिक समस्याओं, आकांक्षाओं, अंधविश्वासों, परंपराओं, मान्यताओं और रूढ़ियों को रचनाकार अपना वर्ण विषय बना रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में इस समय भारत छोड़ो आंदोलन का बुगुल बजा। तब राजनेता, समाज सुधारक, साहित्यकार, नारी शोषण, कृषक और मजदूरों पे होने वाले अत्याचार, जाति और वर्ग विषमताओं इत्यादि समस्याओं पर चिंतन मनन करने लगे। इन लोगों ने उस समय सामाजिक कुप्रथाओं जैसे विधवा विवाह निषेध, बहु विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा, नारी अशिक्षा, सती प्रथा इत्यादि के प्रति जनमानस का ध्यान आकर्षित कर समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। कुशाग्र बुद्धि सुभद्रा कुमारी चौहान ने 9 वर्ष की अल्पायु में ही नीम पर एक सुंदर कविता नीम का सृजन किया, जो 1913 में सुभद्रा कुंवरी नाम से उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। शैशव से ही सुभद्रा जी करुणा से ओतप्रोत थीं। अन्याय के प्रति तीव्र विरोध था इनके अंदर, उदारता थी, बंधुत्व की भावना थी और सेवा भावना थी। ये सभी इनके व्यक्तित्व के एक अंग बनकर रहे, जो कालांतर में इनकी रचनाओं में हमें
प्रस्फुटित होते दिखाई देते हैं। घर के पिछवाड़े में रहने वाले भड़भुजों की स्त्रियों के दुख इन्हें इतना व्यथित कर देते थे कि ये उनका समाधान निकालने के लिए आगे बढ़ जाती थीं। सुभद्रा जी का पानी ग्रहण संस्कार 15 वर्ष की आयु में 1919 में खंडवा निवासी और इनके भाई के सहपाठी, देशभक्त, साहित्य प्रेमी लक्ष्मण सिंह चौहान से निश्चित हुआ। इनके बेटों का नाम है अजय चौहान, विजय चौहान, अशोक चौहान और इनकी 2 बेटियां हैं, सुधा चौहान और ममता चौहान। विवाह के उपरांत पति पत्नी अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने इलाहाबाद गए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर ये 1920 और 21 का समय है। देश सेवा में अपने आप को इन दोनों ने ही समर्पित कर दिया। सुभद्रा जी के घर साहित्यकारों का जमावड़ लगता था। हर समय कोई ना कोई साहित्यकार इनके घर आता रहता था और इनसे ये ना केवल प्रभावित होती थीं, इन्हें बहुत कुछ ग्रहण करने के लिए भी मिलता था। ये साहित्यकार थे गजानन माधव मुक्तिबोध, गोविंद तिवारी, भवानी प्रसाद तिवारी, रामेश्वर गुरु, राजेश्वर गुरु, केशव प्रसाद पाठक, रामानुज लाल श्रीवास्तव इत्यादि। सुभद्रा जी की समकालीन महिला रचनाकारों में महादेवी वर्मा, राजकुमारी, सुश्री किशोरी देवी विद्यापति कोकिल, लली, इन सब के में महादेवी वर्मा और विद्यावती कोकिल के अतिरिक्त इस समय किसी भी अन्य महिला साहित्यकार का साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस समय के महिला साहित्यकारों ने अधिकांशतः मध्य वर्गीय हिंदू परिवारों में दिखाई देने वाली अशांति, पारिवारिक सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व, घर की महिलाओं पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों और महिलाओं की बेबसी को अपनी रचनाओं का केंद्र बिंदु बनाया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी समय समय पर विभिन्न सम्मानों से सुशोभित की गईं, जिनमें इनकी कविता संग्रह मुकुल के लिए इन्हें शेक्सपियर पारितोषिक सम्मान 1931 में दिया गया। कहानी संग्रह बिखरे मोती के लिए शेक्सपियर पारितोषिक सम्मान 1932 में इन्हें प्राप्त हुआ। 6 अगस्त 1973 में इनके सम्मान में भारतीय डाकतार विभाग ने 25 पैसे का एक डाक टिकट भी निकाला था। इनके राष्ट्र प्रेम की भावना के कारण 26 अप्रैल 2006 को भारतीय तटरक्षक सेना ने एक तटरक्षक जहाज का नामकरण इनके नाम पर किया था। देश विभाजन ने हमें खंडित स्वतंत्रता प्रदान की थी। सर्वत्र हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। सन 1941 में वे व्यक्तिगत सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप करीब 1 महीने के लिए राजबंदी भी रही थीं। जेल में सुभद्रा जी ने तत्कालीन परिस्थितियों पर 14 से 15 कहानियों का सृजन किया। देश के ऐसे वातावरण में इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ पड़ावों में मानसिक अंतर्द्वंद्वों से भी जूझना प्रारंभ कर दिया था।
जिन मूल्यों की, आदर्शों की, देशानुराग को इन्होंने अपने जीवन का सत्य माना था, जिन पर ये दृढ़ता से चल रही थीं, वे सभी स्वतंत्रता के उपरांत राजनीतिक गलियारों की सीढ़ियों के पत्थर बन गए थे। जिस तिरंगे की शान के लिए सुभद्रा जी ने अल्पायु में जेल जाना स्वीकार किया था, वह अवश्य राष्ट्रीय ध्वज बन गया था। इससे सुभद्रा जी बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रही थीं। इनकी रचनाओं में बिखरे मोती काव्य संग्रह में हमें 15 कहानियाँ मिलती हैं। भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध और ग्रामीणा। इनका दूसरा कहानी संग्रह उन्मादिनी नाम से प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में इन्होंने पारिवारिक और सामाजिक परिदृश्य को आधार बनाकर 9 कहानियों का सृजन किया था। ये कहानियां हैं उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्षा, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग और वैश्या की लड़की। इनके संग्रह सीधे सीधे चित्र, इसमें 14 कहानियां हैं। इन 14 कहानियों में पारिवारिक सामाजिक कहानियां 8 हैं। रूपा, कैलाशी नानी, व्यहला, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी और मंगला। राष्ट्रीय विषयों से संबंधित 4 कहानियों का सृजन है। हींग वाला, राही, तांगे वाला और गुलाब सिंह। इन्होंने कुल 46 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। अधिकांशतः इन्हें अपनी कविताओं के लिए याद किया जाता है, जिनमें हम बचपन से ही इनकी एक प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी को सुनते और याद करते आ रहे हैं। किंतु इन्होंने कहानियों के माध्यम से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। इनकी भाषा सहज, सरल, ओजस्वी और आडंबरहीन है और इसीलिए इनके कथ्य पाठकों को गहराई तक छू जाते हैं। 1920 में जबलपुर में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के कुशल संपादन में करमवीर पत्रिका का प्रकाशन होना शुरू हुआ था। लक्ष्मण जी संपादक में साहित्य संपादक के रूप में सहयोग देने लगे थे। सुभद्रा कुमारी के घर की छत पर स्त्रियों को इकट्ठा कर उन्हें स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, पर्दा प्रथा का विरोध और स्त्री शिक्षा, इन विषयों पर बल दिया और सुभद्रा जी उन्हें ये समझाना प्रारंभ कर देती थीं कि अगर वो अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करेंगी तो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे वो आगे ना बढ़ सकें। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी पति की सहकर्मी, मर्यादा से युक्त, शिक्षिता, पर्दा प्रथा का त्याग कर पति के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली स्त्री के रूप में उस समय की स्त्रियों की प्रेरणा बनी। ये इतना सहज कार्य नहीं था। सदियों से चली आने वाली परंपराओं का विरोध करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
इसीलिए कस्तूरबा जी और सुभद्रा जी, इन दोनों को ही सामाजिक मर्यादा को तोड़ने के लिए निरंतर लांछित भी होना पड़ता था। जब सुभद्रा जी ने पर्दा प्रथा का त्याग किया, तब वे भी अन्य स्त्रियों के मध्य उत्सुकता की पात्रा बन गई थीं। इनकी कविताओं और कहानियों में तत्युगीन सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं से संघर्ष तथा स्त्री के अस्तित्व को प्रतिष्ठित करने, अपने लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने स्त्री को बताया कि जब तक नारी स्वयं अपने लिए उठकर खड़ी नहीं होगी, अपने प्रति होने वाले अन्याय का विरोध नहीं करेगी, तब तक पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुषों द्वारा बनाए गए नियमों को उसे चाहे विवशता में, चाहे प्रसन्नता के साथ अपनाना ही पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, उनके स्त्री चरित्रों का चरित्र अत्यंत मार्मिक और स्वाभाविक हुआ है। उनकी कहानियों में समाज व्यवस्था के प्रति एक नकारात्मक घृणा ही व्यक्त होती है। वे आगे लिखते हैं, सुभद्रा जी के पात्रों की सहज बुद्धि विहार की अपेक्षा परिहार की ओर, जूझने की अपेक्षा भागने की ओर, क्रिया की अपेक्षा निष्क्रियता की ओर अधिक झुकी हुई है। सुभद्रा जी ने सहर्ष उस समय की सामाजिक रूढ़ियों का, विधि निषेधों का विरोध किया है। और ये तथ्य हम केवल उनके लेखन में ही नहीं देखते हैं, ये उनके जीवन में भी हमें दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन में भी उस समय की प्रचलित रूढ़ियों का विरोध किया, शिक्षा ग्रहण की, सामाजिक जो निषेध थे उनका विरोध किया, पर्दा करने से उन्होंने इनकार कर दिया, आगे बढ़ के अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल इन्होंने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई, अपितु जेल भी गईं। अपने निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण और पति के अनिश्चितकालीन जेल में बंद होने के कारण सुभद्रा जी को अपनी पुत्री सुधा के विवाह की चिंता सताने लगी। ऐसे में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने जब सुधा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो एक बार सुभद्रा जी थोड़ा सा दुविधा में पड़ गईं, किंतु अंत में उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। तदयुगीन समाज में मध्य वर्गीय परिवारों के लिए अंतरजातीय विवाह करना उस समय निश्चित रूप से एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था। लक्ष्मण सिंह चौहान के अनुसार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान पराकोटिवादी हैं। उनका प्रेम, उनका आनंद, उनका उल्लास, उनका नैराश्य से उनका वीरत्व, उनकी देशभक्ति सब अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचे हुए मिलते हैं। वे आगे लिखते हैं, जब वे अनुभव करती हैं तब वे हृदय के किसी एक कोने में नहीं अनुभव करती हैं, किंतु उनका संपूर्ण हृदय उस अनुभूति से ओतप्रोत हो उठता है। कह सकते हैं कि सुभद्रा जी ने जो कुछ अपनी रचनाओं के माध्यम से
अपने पाठकों को परोसा। उन्होंने पहले उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। सुभद्रा जी हमेशा परंपराओं से लड़ने में विश्वास रखती थीं। उनका ये मानना था कि जो परंपराएं हमें विकास करने में, आगे बढ़ने में सहायक हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। किंतु जो परंपराएं, मान्यताएं हमें किसी जंजीर की तरह से जकड़े रहती हैं, हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, उनका त्याग करना और अपने लिए नए नियमों का निर्माण करना आवश्यक है। उन्होंने ये माना कि निश्चित रूप से महिलाओं के लिए परिवार उनकी पहली जिम्मेदारी, उनका पहला कर्तव्य है। किंतु वो कुएं के मेंढक की तरह केवल अपने आप को उसी वातावरण में संतुष्ट रखें, यह आवश्यक नहीं है। उनके लिए शिक्षा ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ये बहुत आवश्यक है कि महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने और समाज का विकास करने के लिए पुरुषों के बराबर उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दें। इसीलिए उन्होंने कभी भी महिलाओं को दोयम स्थिति पे रखकर नहीं देखा है। उनकी नारी पात्राएं परिवार के दायित्वों का वहन करने के साथ साथ वो आंदोलनों में भी भाग लेती हैं, वो जेलों में भी जाती हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षित भी करती हैं और देश सेवा का कार्य भी करती हैं। एक संपूर्ण स्त्री को, एक संपूर्ण नारी को उन्होंने अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा है। अगले वक्तव्य में हम उनकी कुछ कहानियों को लेकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि उन कहानियों में किन विषयों को सुभद्रा जी ने उठाया है, तत्कालीन समाज में किस प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही थीं और कदाचित उनके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं, और इसके साथ ही उनकी रचनाओं में चित्रित नारी का क्या स्वरूप उन्होंने दिखाया है। तब तक के लिए धन्यवाद।